लगातार बने भी हुए हैं। 2 राज्यों में उपचुनाव, उत्तर प्रदेश की 2 लोकसभा सीट और साथ ही बिहार में 1 लोकसभा सीट अररिया और 2 विधानसभा सीट भभुआ और जहानाबाद में उपचुनाव, वहां पर वोट डाले जा रहे हैं। तीनों मेहमान मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है और साथ ही शिवपूजन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले शिवपूजन, आपका रुख कर लेते हैं। मौजूदा दौर में, मौजूदा परिस्थितियों में चुनौती किसके लिए आपको ज्यादा बड़ी नजर आती है? ग्राउंड जो हालात हैं, जो ग्राउंड जीरो पर जो हालात है, नीतीश कुमार के लिए या तेजस्वी के लिए? देखिए, चुनौती दोनों के लिए लगभग बराबर है। तेजस्वी यादव की बात हम कर लें, जब से लालू प्रसाद यादव जो है जेल में है, उसके बाद तेजस्वी यादव ने पूरी पार्टी की कमान संभाली है। कहीं न कहीं एमवाई समीकरण को एक बार फिर से साधने की कोशिश में जुटे हुए हैं। उनको लगता है कि सिंपैथी वोट उनके पक्ष में जा सकता है, और वहीं पर नीतीश कुमार को लगता है कि जब से राजद का साथ उन्होंने छोड़ा और भाजपा के साथ आए हैं, उसके बाद कहीं न कहीं उनको ये साबित करने की जरूरत है कि जो मैंडेट राजद और जदयू के पक्ष में मिला था, वो मैंडेट क्या नीतीश कुमार के पक्ष में भी था, ये साबित करना है नीतीश कुमार को, और इसी वजह से उन्होंने भी ताकत झोंक रखी थी। लेकिन हम बता दें अपने दर्शकों को कि तेजस्वी यादव ने खासतौर से अररिया की जो सीट है, वहां पर अपनी पूरी ताकत झोंक रखी थी। पिछले कई दिनों से कैंपेन कर रहे थे। उसके बाद भभुआ भी गए, वहां पे भी रैलियां की। उसके बाद फिर जहानाबाद गए, वहां पे भी बहुत सारी रैलियां की। तो तमाम जो दिग्गज है, उन्होंने सबने अपनी ताकत झोंक रखी। कहीं न कहीं नाक की लड़ाई है राजद और एनडीए के बीच में। बिल्कुल, चलिए भभुआ और जहानाबाद की सीट को आपसे अलग से समझेंगे। शिवपूजन मेरे साथ जो स्टूडियो में मेहमान है, उनका भी एक बार रुख कर लेते हैं। विवेक अवस्थी जी, जिस तरीके से कहा, जो शिवपूजन ने जो बात कही, गठबंधन जब से अलग हुआ, विपक्ष में गया आरजेडी, उसके बाद पहली परीक्षा भी उस दौर में जब लालू यादव जेल में है और तेजस्वी अकेले मोर्चा संभाल रहे हैं। देखिए, नीतीश कुमार के लिए गठबंधन से, पुराने महागठबंधन से बाहर आने के बाद ये सबसे बड़ा एसिड टेस्ट है। लेकिन नीतीश कुमार की राजनीति को अगर आप दूसरे तरीके से देखें तो नीतीश कुमार जाने जाते हैं पिगी बैक राइड के लिए। कभी वो समर्थन लेते हैं लालू प्रसाद यादव का जातीय समीकरण को साधने के लिए, उसके बाद उधर छोड़ते हैं, बीजेपी के साथ आते हैं जातीय समीकरण को उधर से साधने के लिए। एक पिगी बैक राइड की पॉलिटिक्स वो करते आए हैं, जो इस बार फिर कर रहे हैं। वो एक पार्टी को छोड़ के दूसरे उसको, क्योंकि उनके पास खुद का कोई बहुत बड़ा बेस है नहीं बिहार में, लेकिन वो एक तरफ चलेंगे, दूसरी तरफ चलेंगे और वहां सरकार बनाने में सफल रहते हैं, मुख्यमंत्री बन जाते हैं। इस समय उनके लिए एक बहुत बड़ा एसिड टेस्ट है। यहां पर देखना है कि ये जो नई पिगी बैक राइड की है बीजेपी के साथ, ये उनको कितना फायदा पहुंचाती है। हालांकि ये राइड तो पहले से चल रही थी, बीच में उन्होंने जब 2000, मैं वही आपसे कह रहा हूं कि वो पाले बदल रहे हैं, लेकिन उनको मालूम है कि वो वोट बेस जो है 2 बड़े, एक तो लालू प्रसाद की पार्टी के पास है और दूसरा बड़ा वोट बेस बीजेपी के पास है। उनका जो खुद का वोट बेस है वो कुछ सीमित है, तो इसलिए उनको एक बड़ा एलाई पार्टनर चाहिए, क्योंकि उन्हें मालूम है अकेले दम पे एकला चलो की राजनीति वो नहीं कर सकते हैं बिहार में। अनुज जी, वाकई बिहार की परिस्थितियां ऐसी है कि एकला चलो की राजनीति हो नहीं सकती, लेकिन क्या ये सिर्फ पाले बदलने का खेल है, या फिर वाकई हम ये मान लें कि जो क्लीन इमेज नीतीश कुमार की रही है वो, और बनाम जो मौजूदा परिस्थितियां, जातिगत समीकरण की बात कर लें या दूसरे फैक्टर है जो तेजस्वी के साथ है, ये इनके बीच जंग है? देखिए, नीतीश लगातार अपनी छवि को लेकर के काफी चिंतित रहते हैं और सारी राजनीति जो करते हैं वो कहीं न कहीं उसके इर्द गिर्द होती है, परंतु सत्ता में आना भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर होता है। अररिया लोकसभा सीट की यदि आप बात करें तो इस शताब्दी में, यानी 21वीं शताब्दी में जो 3 लोकसभा चुनाव हुए हैं, तो 4 और 9, 2004 और 2009 में जब बीजेपी और जनता दल यू एक साथ थे तो बीजेपी ने दोनों बार ये सीट जीती, और पिछले लोकसभा चुनाव में जब अलग अलग होकर के लड़े तो आरजेडी यहां से जीती। लेकिन यदि बीजेपी और जेडीयू के वोट आप तब भी मिलाते तो आरजेडी से अधिक होते। इसलिए आंकड़ों पे लगता है कि ये सीट बीजेपी की तरफ झुकती हुई होनी चाहिए, मगर जमीन पर जो आपने कहा कि संबंधों में जो बदलाव आया है पिछले 10-12 वर्षों में और पिछले 6 महीनों में, इसमें जो अंतर आया है, इसके कारण कितना अंतर आ रहा है वो आज के मतदान से पता लग पाएगा। इसमें एक चीज राकेश हम बस जोड़ दें जी, कि अररिया को अगर आप सोशल कंपोजिशन देखें, कास्ट और उस दोनों फैक्टर लेके, कम्युनल फैक्टर लेके, तो अररिया में जब जेडीयू साथ थे तो उस समय कुछ मुस्लिम वोट जेडीयू को मिलते थे, हालांकि बीजेपी के वो साथ रहते थे। अभी जो समीकरण बना है ये मान के चला गया है कि नीतीश ने जो इलेक्टोरल वर्डिक्ट से धोखा किया है, ऐसे में एक नाराजगी बड़े वर्ग की, और एमवाई का अगर आप पूरा लेंगे तो वो 50% क्रॉस कर जाता है। और इस समय हम मान सकते हैं कि न तो यादव जा रहा है बीजेपी के पास, ना मुसलमान जा रहा है, और अगर ये नहीं जा रहा है तो इस समय नीतीश की पोजीशन वहां पे बहुत अच्छी नहीं होगी, ऐसा लगता है। और शायद इस बात का एहसास तेजस्वी को है, क्योंकि जिस तरीके से शिवपूजन ने बताया कि पूरी ताकत वहां पर उन्होंने लगाई, तस्लीमुद्दीन वहां पर करीब
करीब 4,70,000 के आसपास वोट से जो है वोट उनको मिले थे। अब उनके बेटे वहां पर चुनावी मैदान में है। तेजस्वी ने शायद इसीलिए पूरा जोर भी लगाया कि यह सीट तो कम से कम उनको तय लग रही होगी। जी, उसे एक मैसेज बहुत बड़ा जाएगा कि लालू का जो विक्टिम इमेज डेवलप किया है और बड़ा वैलिडली किया है कि उन्होंने कहा कि साहब ये लालू जेल में किन कारणों से, और ये उन्हें बताया कि साहब हम दलित, हम शोषित वर्ग से आते हैं, हम बैकवर्ड हैं, लिहाजा ये जो ब्राह्मणिकल पार्टी है ये उनका था। और डे वन में आपको याद होगा रघुवंश प्रसाद ने ये स्पष्ट कह दिया, जो कि रिफ्लेक्ट कर रहा था कहीं वहां के कोर्ट पे, और उसके कोर्ट ने नोटिस भी दिया। तो इसका मतलब है कि ये विक्टिम इमेज को ये कैश कराना चाहते हैं और तेजस्वी के लिए ये एक बड़ा चैलेंज भी है। इस पर जरा शिवपूजन साल लेते हैं, फिर थोड़ा सा उत्तर प्रदेश पर भी वापस लौटेंगे। शिवपूजन, जो बात एनके सिंह सर ने कही कि विक्टिम इमेज की बात, तो क्या जमीनी स्तर पर लोग ऐसा महसूस कर रहे हैं? क्योंकि लगातार इस बात को भुनाने की कोशिश तो हो रही है कि साजिश रच के ये कहा जा रहा है कि लालू यादव को जेल भेजा गया, एक विक्टिम कार्ड बनाकर वोट लेने की कोशिश, और पहले भी इस तरीके से हुआ है। सफलता मिली आरजेडी को इसमें? देखिए, आपकी बात से मैं पूरी तरह से इत्तेफाक रख रहा हूं। अगर ऐसा नहीं होता तो जैसे ही लालू प्रसाद यादव जेल गए, तेजस्वी यादव अपने कमरे में कैद तो नहीं हुए। तेजस्वी यादव ने लगातार ताबड़तोड़ रैलियां करनी शुरू की, संविधान बचाओ न्याय यात्रा उन्होंने शुरुआत की, और न्याय यात्राओं का कुछ यात्राओं का हिस्सा मैं भी रहा। हमने खास तौर से देखा कि लाखों की संख्या में लोग उमड़े। सब लोग चाहते थे कि तेजस्वी यादव एक नेता के रूप में उभर करके आए। तो तेजस्वी यादव ने कहीं न कहीं ही हैज स्टेप्ड इन टू हिज फादर्स शूज, यानी कि अपने पिता की भूमिका में तेजस्वी यादव आ चुके हैं। और जो भीड़ उमड़ करके तेजस्वी यादव की तमाम रैलियों में आई, वो कहीं न कहीं इस बात की तस्दीक करता है कि MY समीकरण शायद वोट कर सकता है एक वेंजेंस के साथ। एक विक्टिम इमेज लालू प्रसाद यादव की बनाई गई और उसमें कहीं न कहीं तेजस्वी यादव कामयाब हुए। चलिए शिवपूजन, आपके पास हम लौट कर आएंगे, थोड़ा सा उत्तर प्रदेश के चुनाव पर रुख करते हैं। अनुज जी, मैं आपके पास आता हूं। अब जो परिस्थितियां बदली हैं, सपा बसपा जिस तरीके से इस चुनाव के लिए एक साथ आए हैं, माने कि 2019 के लिए पानी में पत्थर फेंककर टेस्ट किया जा रहा है, या फिर ये टेस्ट करने की कोशिश हो रही है कि क्या इस तरीके से चुनाव जीता जा सकता है, बीजेपी को हराया जा सकता है, मोदी को हराया जा सकता है 2019 में? बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा पैमाना बनने वाला है अगले लोकसभा चुनाव के लिए। कि देखिए, गोरखपुर में तो ये संभव बहुत कम नजर आता है कि दोनों पार्टियां मिलकर भी वो सीट को जीत पा रही हों। लेकिन फूलपुर, जो बीजेपी ने इतिहास में केवल एक बार जीता 2014 के चुनाव में, मोदी की लहर में, उस सीट पर 2009 में बसपा, उसके बाद के 4-5 चुनावों में सपा जीतती रही है। तो वो मजबूत सीटें उनकी। लेकिन शहर के अंदर की जो 2 विधानसभा सीटें हैं, उसके सहारे बीजेपी इस पूरी सीट को पलटने की क्षमता रखती है। कई लोगों की इज्जत यहां दांव पर लगी हुई है। लेकिन जो अतीक अहमद जो उतरे हुए हैं मैदान में निर्दलीय हैसियत से, वो एक बड़ा फैक्टर है। हाल के विधानसभा चुनाव में हमने देखा था कि उनको सपा ने पहले कानपुर कैंट की बहुत अत्यंत सुरक्षित सीट उनके लिए वहां से उम्मीदवार बनाया, लेकिन बाद में अखिलेश जी ने उनको वापस लिया। लेकिन निर्दलीय है और जेल से है। जी हाँ, बिल्कुल। तो उनके अंदर अपना उनको खड़ा नहीं, देखिए, वो वहां से सांसद रह चुके हैं अपना दल से, और विधायक भी रहे हैं वहां से। तो इसलिए यानी सांसद सपा से, और विधायक जो हैं वो अपना दल की टिकट पे लड़े वहां से। तो उनकी अपनी हैसियत वहां पर है। भाजपा ने उनको प्रेरित किया या नहीं किया, वो एक अलग सवाल हो सकता है। लेकिन सपा ने जिस तरीके से उनको अपमानित किया था उस विधानसभा चुनाव में, उसका बदला लेने के लिए कोई दबंग व्यक्ति वैसे ही मैदान में उतरता। तो देखना होगा कि ये 50-60 हजार वोट यदि वो काट के ले जाते हैं, तो शायद ये दोनों दल एक साथ आने का भी लाभ बहुत नहीं हो पाएगा। बिल्कुल, इसी सवाल पर एनके सिंह सर आपके पास, तो ये मान लें कि अतीक अहमद की भूमिका इसमें वोट काटने की ही होगी, जिसका फायदा कहीं न कहीं जिस तरीके से आप कर रहे थे कि बीजेपी को मिलेगा, और साथ ही ये एहसास है लोगों को कि गोरखपुर से ज्यादा चुनौतीपूर्ण फूलपुर का चुनाव है। देखिए, अतीक की राकेश छवि चाहे जो भी रही हो, एक बात है जो मैं व्यक्तिगत रूप से भी जानता हूं, मैं इलाहाबाद में काफी समय तक रहा हूं, कि वो वहां के खास करके मुसलमानों के लिए नहीं, नॉन मुसलमान के लिए भी वो काफी काम करते हैं। और वो मदद डिफरेंट टाइप की होती है, जैसे आर्थिक मदद भी हुई, क्षमता वाली मदद भी हुई, तो ये वो करते रहते हैं। तो उनका अपना बेस है, इसमें कोई दुराय। अनुज जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वहां पे अतीक का एक अच्छा बेस है, और अतीक जाएंगे कहां, अतीक को तो लड़ना ही था। लेकिन
ये जो आरोप लगाया जा रहा है कि बीजेपी ने उनको प्रमोट किया, ये पॉलिटिक्स में चलता है, इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल सही है कि अतीक के अंदर आने की वजह से मुस्लिम वोट डिवाइड हो जाएगा, और मुस्लिम ही नहीं बल्कि नॉन मुस्लिम वोट्स भी डिवाइड होंगे, और इसकी वजह से जो मायावती और इनका जो कॉम्बिनेशन है वो शायद नुकसान में रहे। एक चीज और भी है कि भरोसा ये रहता है कि कोई पार्टी हालांकि पावर में नहीं आने जाती है, ऐसी पार्टी ऐसा नहीं होता कि जैसे इमीडिएट कोई पावर में आता है, अगर पावर की बात रहती कि सत्ता में आने जा रहे हैं तो जरूर सारे मुसलमान ये कोशिश करते हैं कि जो सत्ता में पार्टी आ रही है उसको वोट दे, लेकिन चूंकि ऐसी स्थिति नहीं है तो मुझे लगता है कि अतीक एक बड़ा नुकसान इस कॉम्बिनेशन को करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। बिल्कुल, सत्ता के लिए नहीं है चुनाव, तो क्या इसका व्यक्तिगत तौर पर कितना महत्व हो जाएगा, ये बातचीत करेंगे। फिलहाल वक्त एक ब्रेक है, चल वापस लौटते हैं।